रात के 1 बजे आदित्य घर वापस आया और सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। उसके चेहरे पर थकान जाहिर थी। जैसे ही उसने अपने कमरे के दरवाजे पर लॉक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही वो हाथ पीछे ले लिया और मुड़कर सोना के कमरे की तरफ बढ़ गया। वैसे दोनों के कमरे आमने सामने ही थे। पहले तो उसने दरवाजे पर नॉक करने का सोचा, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि वो सो रही होगी। उसने हल्के हाथ से दरवाजा खोला ताकि आवाज ना हो, और उसने जैसे ही कमरे में एंटर किया, सामने बेड पर सोना सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आदित्य धीरे धीरे बेड के पास आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और थोड़ी देर तक उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। सोना को कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद आदित्य धीरे धीरे वहां से चला गया, ताकि सोना की नींद में कोई खलल ना पड़े। वो बस सोना को एक बार देखना चाहता था और उसका काम हो चुका था। आदित्य के जाते ही सोना की बंद आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया और उसकी पकड़ कंबल पर कस गई। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग मौजूद। सोना को छोड़कर आदित्य रेडी होकर नीचे आया। आते ही उसकी नजरें इधर उधर किसी की तलाश में भटकने लगीं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उन आंखों की तलाश पूरी नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो सिद्धार्थ के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने सिद्धार्थ बैठकर फाइल में से आज की मीटिंग की डिटेल समझा रहा था। लेकिन आदित्य को कहीं और खोया देख सिद्धार्थ उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, ओह हेलो मिस्टर, कहाँ खोए हैं आप? मैंने जो भी कहा वो आपने सुना है, या मैं बस अपना गला ही फाड़ रहा था? सिद्धार्थ की बात सुनते ही आदित्य झट से इधर उधर देखते हुए अपना चेहरा सख्त बनाते हुए बोला, हाँ सब समझ आ गया। अब जल्दी उठ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। यहाँ बैठकर टाइम पास मत कर। इतना कहकर आदित्य अपना कोट पहनते हुए मीटिंग के रूम की तरफ निकल गया। वहीं सिद्धार्थ अभी भी अपनी चेयर पर बैठकर व्यंग से मुस्कुराते हुए खुद से ही, सीरियसली मैं टाइम पास कर रहा था, और जो मेरा गला दर्द कर रहा है उसका क्या? फिर एक गहरी सांस लेकर उठते हुए, सच कहा है किसी ने, प्रेमी और पागल दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही सामने वाले को पागल करने पर तुले रहते हैं। सिद्धार्थ ने जैसे ही केबिन से बाहर कदम रखा, वो किसी से तेजी से टकरा गया। लेकिन इससे पहले कि सामने वाला शख्स गिरता, उसने सिद्धार्थ ने जल्दी से उसकी कमर से थाम लिया। दरअसल वो एक लड़की थी जिसने लाइट पिंक कलर का एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था। ऐसे टकराने की वजह से उस लड़की के बालों ने उसके चेहरे को इस कदर ढांक रखा था कि सिर्फ उसकी डर से बंद आंखें ही नजर आ रही थी। आप ठीक तो है मिस? सिद्धार्थ ने उस लड़की को सीधा खड़ा करके बिना उसकी ओर देखे अपना कोट ठीक करते हुए कहा। लेकिन जब उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया, तो सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा, जो सामने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे देखते ही सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल अपने चेहरे को सख्त करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जो तुम करने आई हो, लड़की ने फुर्ती से जवाब दिया। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक बार फिर उसे हैरान नजरों से देखा, तो लड़की एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ओह तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आप यहाँ मीटिंग करने आए हैं मिस्टर सिद्धार्थ आहूजा। सिद्धार्थ एक कदम उस लड़की से पीछे होकर खड़ा हो गया और व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे सब याद है, लेकिन आप भूल गई हैं कि यहाँ मैं नहीं, आप आई हैं मीटिंग करने, मिस सनाया शेरगिल। उसने अपनी आखिरी लाइन पर जोर देते हुए कहा, जिससे सनाया की स्माइल वहीं की वहीं सिमट गई और चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया, तुम आओ या मैं आऊं, वो तो मीटिंग ही रही है ना, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ टकरा गईं और कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगा। वहीं सनाया ने ऊपर से नीचे तक सिद्धार्थ को चेक आउट किया। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का ऑफिस सूट, वाइट शर्ट और ब्लैक कलर की टाई लगा रखी थी, जिसमें वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। सनाया उसके करीब आई और उसके कोट के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके कान के पास धीमी आवाज में बोली, कहा था ना ब्लैक कलर में जहर लगते हो? सिद्धार्थ उसे तुरंत झटकते हुए बोला, जहर है तो खाकर मर जाओ, फिर इंतजार किस बात का? इतना बोलकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा,
सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच कहा, जहर ऐसा हो तो खाकर मरने में कैसी शर्म, बोलकर तुरंत सिद्धार्थ के होंठों पर अपने होंठ की मुहर लगा दी। सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से फैल गईं। सब इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन सिद्धार्थ जल्दी ही अपने सेंस में वापस आया और झटके से सनाया को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाकर बोला, मिस शेरगिल, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए अच्छे से प्रेजेंटेशन दे। मुझ पर डोरे डालने से आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर सनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सिट प्लीज, क्यों कर रहे हो ऐसा? सिद्धार्थ आहूजा नाम है मेरा, और अगर आप मुझे उसी नाम से बुलाएंगी तो बेहतर होगा आपके लिए मिस शेरगिल, क्योंकि सिट मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। गैरों को इस नाम से बुलाने का अधिकार मैंने नहीं दिया है, और हमारा रिश्ता बिजनेस तक ही सीमित है। उससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस काम के लिए आप आई हैं उसे करिए। इतना कहकर वो चला गया। सिद्धार्थ का यूं रूखा व्यवहार सनाया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बस उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी, और तब तक देखती रही जब तक सिद्धार्थ मीटिंग रूम में एंटर नहीं कर गया, या यूं कहें कि उसे दिखना बंद हो गया। उसके जाते ही सनाया के दिमाग में सिद्धार्थ की कही हुई बातें गूंजने लगीं। जिस काम के लिए आई हो वही काम करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह सोचकर वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, जिस काम के लिए आई हूँ वही कर रही हूँ मिस्टर आहूजा। आपको क्या लगता है लंदन में इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिलते? मीटिंग रूम। टेबल पर एक एक तरफ आदित्य और सिद्धार्थ बैठे थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ के बिल्कुल ठीक सामने वाली चेयर पर सनाया बैठकर सिद्धार्थ को ही एकटक देखे जा रही थी। वैसे तो सिद्धार्थ का पूरा ध्यान सामने प्रेजेंटेशन दे रहे सनाया के असिस्टेंट पर था, लेकिन सनाया की नज़रें उसे खुद पर महसूस हो रही थी, और वो चाह कर भी इस वक्त कुछ नहीं कह पा रहा था। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ सनाया को देखते हुए बोला, मिस शेरगिल, ये प्रोजेक्ट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मुझे नहीं लगता यहाँ इन्वेस्ट करने से हमारी कंपनी को कोई फायदा होगा। इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को क्लियरली मना कर रहा हूँ। आदित्य ने हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देखा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सनाया की ओर से जो डील ऑफर हुई थी वो एकदम परफेक्ट थी, और कंपनी को अच्छा खासा फायदा भी था। सिट, क्या हुआ है? सुबह सुबह भांग खाकर आया है क्या? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है? जब ये ऑफर आया था तब तूने ही तो बोला था ये फायदे का सौदा है, और अब क्या हो गया है तुझे? आदित्य धीरे से उसके कान में बोला। सिद्धार्थ भी उसी तरह। देख, मैंने हमेशा तेरी बात मानी है। तू मेरी एक बात नहीं मान सकता? नहीं पसंद है मुझे ये प्रोजेक्ट बस, और तू ये डील हरगिज नहीं करेगा। सिद्धार्थ को ऐसे बच्चों जैसे जिद करते देख आदित्य को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट को मना करने की कोई भी वजह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन सिद्धार्थ की बात मानते हुए वो सनाया से बोला, देखिए मिस शेरगिल, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आदित्य की बात खत्म होते ही सिद्धार्थ ने अपना कोट सही करते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ सनाया की ओर देखा, जिस पर सनाया हल्का सा मुस्कुराई। मिस्टर अवस्थी, मुझे आपके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस डील के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये मिस्टर आहूजा को पसंद नहीं? जी बिल्कुल, आदित्य ने सीधा सा जवाब दिया। सनाया सिद्धार्थ को देखकर, ओके मिस्टर आहूजा, आपको इस प्रोजेक्ट में जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर तो मुझे नहीं लगता कि सिड को भी कोई प्रॉब्लम होगी, आदित्य ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया और सनाया की ओर गुस्से से देखा। ओके, तो हमारी तरफ से डील पक्की। सनाया ने अपना हाथ आदित्य की ओर बढ़ा दिया, आदित्य हाथ मिलाते हुए, लेकिन मेरी एक शर्त है। सनाया ने उसे हैरानी से देखा कि इस प्रोजेक्ट को मैं नहीं, सिद्धार्थ हैंडल करेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे पर्सनली हैंडल करें। सनाया सिद्धार्थ की ओर आई विंक करके, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे ऑफिस को इंडिया में सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे ऑफिस से काम कर सकती हैं। मैं आपका केबिन तैयार करवा दूंगा। आदित्य ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर अवस्थी, क्योंकि मुझे मिस्टर आहूजा के साथ ही काम करना है, तो क्यों ना मैं उनके केबिन से ही काम कर लूं। कुछ दिन की ही तो बात है। सिद्धार्थ उसे मना करने ही वाला था
कि आदित्य बीच में ही बोल पड़ा। ओके मिस शेरगिल, सिद्धार्थ जैसा पार्टनर आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आई मीन इस प्रोजेक्ट में। 1 घंटे बाद आदित्य अपने केबिन में चेयर पर हाथ बांधे बैठा सामने सिद्धार्थ को गुस्सा करते हुए देख रहा था। तू ऐसे कैसे किसी को मेरे केबिन में काम करने के लिए बोल सकता है? पागल हो गया है तू? और मुझे भी कर देगा। उस पागल लड़की ने मेरा दिमाग पहले ही खराब करके रखा हुआ है और अब तू भी उसी के साथ शामिल हो जा। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुझे। जब से वो लड़की आई है तू बिना मतलब के चिढ़ रहा है। पहले तूने प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के, और अब तुझे उसके यहाँ काम करने से भी दिक्कत है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में उसके केबिन से निकल गया। आदित्य अपना सिर हिलाते हुए, क्या हो गया है इसे? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसे तो कभी नहीं करता। कहीं ये सब उस लड़की की वजह से तो नहीं है? अपना ख्याल झटकते हुए, मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी आदित्य के फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर वाले इंसान की बात सुनकर उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव नजर आ रहे थे। जब उसने फोन रखा तो उसके चेहरे पर सुकून और बेचैनी दोनों के मिले जुले भाव थे। वह तुरंत खड़ा हुआ और गाड़ी में बैठकर अवस्थी मेंशन निकल गया। 7 बजे अवस्थी मेंशन। आज आदित्य जल्दी ही घर आ गया था। जैसे ही घर में एंटर हुआ, बाहर गार्डन में विनय जी साल ओढ़े बैठे हुए थे। हालांकि ठंड इतनी थी, एक साल से काम चलना मुश्किल था। उन्हें देखकर आदित्य अंदर जाने की बजाय उनके पास आ गया। डैड, इतनी ठंड में आप गार्डन में क्या कर रहे हैं? पहले ही आपकी तबीयत काफी खराब है। ऐसे तो आप ठीक होने की जगह और बीमार हो जाएंगे। चलिए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, और मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात भी करनी है। कहकर आदित्य ने विनय जी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विनय जी अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं हिले और सामने आसमान की ओर देखते हुए बोले, आदि, जरूरी बात तो मुझे भी तुमसे करनी है और उसके लिए मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी परमिशन की जरूरत जरूर है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो सही भी है या नहीं। लेकिन बेटा, मैं क्या करूं? अगर ये मैंने नहीं किया तो ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगी। उनकी बात सुनकर आदित्य भाई उनके पास बैठ गया और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, डैड, आपको मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे ऑर्डर कीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे डैड कभी गलत हो ही नहीं सकते। और हाँ, मुझे आपसे ये कहना था कि के अंकल की बेटी का पता चल गया है। जैसे ही आदित्य ने कहा, बिना जी के चेहरे को एक चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी बोले, क्या केके की गुड़िया मिल गई? कहाँ है वो? बोल ना, कहाँ है? तू लाया है उसको साथ में? दिखा ना आदि। इस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनकी नजरें आसपास उस लड़की को ढूंढ रही थी। डैड, डैड, रिलैक्स प्लीज, आराम से। अभी वो साथ नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने होगी। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, इसलिए आप प्लीज चिंता मत करिए। उसका पता चल चुका है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो दिल्ली में ही है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी नहीं पता। जल्दी ही उसकी कोई आइडेंटिटी मिल जाएगी और हम उस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है डैड। विनय जी के चेहरे पर जो खुशी थी अब बस सिमट गई, लेकिन वो खुश थे कि जिसकी उन्हें तलाश है उसके मिलने की उम्मीद अब पहले से ज्यादा थी। विनय जी ने आदित्य को देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, आदि प्लीज, क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? मैं उसके बाद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। आदित्य तुरंत उनके हाथ नीचे करते हुए, डैड, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ? क्या आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है? आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विनय जी एक गहरी सांस लेकर, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही केके की बेटी मिले तुम उससे शादी कर लो, ताकि हम उसकी खुशियों का ख्याल रख सकें। विनय जी की बात से आदित्य को एक झटका लगा। उसके हाथ से उनके विनय जी के हाथ छूट गए और वो बिना हलचल के उन्हें एकटक देखता रह गया। जैसे उन्होंने अभी जो भी कहा उस पर कैसे रिएक्ट करे वो उसे समझ ही नहीं आया हो। विनय जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही वो अपने सेंस में वापस आया। क्या हुआ आदि?
तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इन सब से? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या कोई और है जिससे तुमने शादी का वादा किया है? अगर ऐसा है तो हम। नो डैड, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना ही मैंने किसी से शादी का वादा किया है। इतना कहकर आदित्य रुक गया। वहीं सोना, जो अपनी बालकनी में कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी, आदित्य के इतना बोलते ही अपने मुंह पर हाथ रखकर बिना आवाज के रो पड़ी और वहीं धीरे धीरे वहीं जमीन पर दीवार से टिककर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आदित्य इस शादी के लिए मना कर देगा। हालांकि वो कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य अपने डैड की बात को टाले। ना ही उसे आदित्य के पैसों का कोई लालच था। वो खुद पीछे हट जाती, लेकिन आदित्य का ये कहना कि वो किसी से प्यार नहीं करता शायद उसके लिए सबसे तकलीफ दे था, जिसकी उम्मीद वो आदित्य से नहीं करती, क्योंकि वो दूसरे अमीर लोगों में से नहीं था जिनके लिए औरतें सिर्फ सामान की तरह थीं। लेकिन आज उसका भरोसा टूटा था, एक भरोसा जिसके टूटने ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया, और वो भी इस तरह कि वो फिर से जुड़ ही ना पाए। वो आदित्य में अपने पिता की छवि देखने लगी थी। वो भरोसा करने लगी थी उस पर, जबकि पूरी दुनिया से उसका भरोसा उठ गया था। हाँ, वो दूर भागती थी उससे, लेकिन इसलिए ताकि आदित्य उसके पीछे आए। उसका प्यार दुलार, उसका अपनापन, वो सुकून जो उसकी बाहों में महसूस करती थी सोना, उसे एक पल में सब कुछ झूठ लगने लगा। उसकी आंखों के बांधों को तोड़कर उसके आंसू इस कदर बह निकले थे जिन्हें रोकना अब उसके बस में भी नहीं था। रोते रोते वो वहीं फर्श पर कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर आदित्य और विनय जी ने कुछ देर बातचीत की। उसके बाद आदित्य ने अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें उनके कमरे तक छोड़ दिया। आदित्य सीधा अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के बाद वहीं सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव तो नहीं थे, लेकिन उसके मन में न जाने कितनी ही बातें एक साथ चल रही थी। कहीं मैंने डैड से जो कहा उन्हें बुरा तो नहीं लगा? कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ? उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैंने उन्हें मना कर दिया। ओ गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मुझे पता है डैड ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, लेकिन लेकिन मैंने भी तो पहली बार कुछ चाहा है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसको? नहीं, कभी नहीं। मन में अपने ही विचारों से लड़ते हुए परेशान होकर आदित्य ने अपनी आंखें खोल ली। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ जाहिर थी, जैसे अपने ही अंदर के ख्यालों में फंसकर रह गया हो। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इस जद्दोजहद में एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और पल भर में उसकी आंखों में सुकून उतर आया। आदित्य जल्दी से खड़ा हुआ और जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उसकी नज़र घड़ी पर गई। रात के 10 बजे थे, जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और उदास चेहरे के साथ वो वापस वहीं सोफे पर बैठ गया। नहीं यार, अभी नहीं जाना चाहिए। बहुत रात हो गई है। वो सो भी गई होगी और जाग भी रही होगी तो 500 सवाल करेगी। आपको कोई काम था क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने आपको देख लिया तो क्या सोचेगा? और पता नहीं क्या क्या। आदित्य सोना की एक्टिंग करते हुए बोला। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद भी जब उसका मन नहीं माना, ये सोचकर कि बस उसे एक बार देखकर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि पूरा दिन घर से बाहर रहने के बाद जब तक एक बार आदित्य उसका चेहरा ना देख ले, तब तक उसकी बेचैनी खत्म ही नहीं होती। वो जल्दी से उठकर सीधे सोना के कमरे के बाहर आया और धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसकी नजरें सीधे बेड पर गईं, लेकिन बेड खाली था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, आसपास कोई भी नहीं था। सोना को वहां न देखकर वो जैसे वापस जाने के लिए मुड़ा। उसके कानों में किसी के कांपने की आवाज, ये आवाज बालकनी से आ रही थी। बालकनी का दरवाजा खोलकर आदित्य ने इधर उधर देखा तो एक कोने में सोना जमीन पर लेटी हुई नींद में ठंड से कांप रही थी। सोना को ऐसे देखकर वो तड़प कर रह गया। उसने जल्दी से सोना को अपनी गोद में उठाया। वो बहुत बुरी तरह ठंड से कांप रही थी। बेड पर लिटाकर उसको ब्लैंकेट से कवर किया और डॉक्टर को फोन कर दिया। सोना को ऐसे देखकर उसकी तो जैसे जान ही अटक गई थी। वो अभी भी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी।
आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और कहते हैं ऐसे में दोस्त सबसे पहले याद आते हैं। और हुआ भी वही। आदित्य ने सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ और अरमान बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आदित्य का फोन आया। सिड प्लीज, जल्दी से सोना के रूम में आ जा। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आदित्य बोला। वाट? सोना का रूम? तू वहाँ क्या कर रहा है? और क्या प्रॉब्लम है बता ना। अबे तू बस जल्दी आ। तेरे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ओके, आ रहा हूँ। लेकिन कसम है तुझे, कभी तमीज से बात मत करना मुझसे। सिद्धार्थ चिढ़कर बोला। अरमान हंसते हुए बोला। क्या ब्रो? भाई भाभी के रूम में है। ये भैया तो बहुत तेज निकले ब्रो। और एक आप हो जिसने भाई के चक्कर में आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन ले रखा है। शट अप अरमान। चल अब देख लें कि तेरे प्यारे और शर्मीले भाई ने क्या गोल खिलाए हैं। सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ और अरमान सोना के रूम में थे। आदित्य ने दोनों को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बोला। डॉक्टर बस आने वाली होगी। सोना को बहुत तेज बुखार है। इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। और तू यहाँ नहीं रुक सकता पूरी रात। इसलिए तो मैं रुक जाऊंगा। अरमान बीच में ही बोला। शटअप अरमान। आदित्य और सिद्धार्थ एक साथ बोले। और अरमान बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया। तभी डॉक्टर आ गई और उन्होंने सोना का चेकअप करने के लिए तीनों लड़कों को रूम से बाहर निकाल दिया। तीनों कॉरिडोर में दीवार के सहारे खड़े थे। तभी अरमान बोला। भाई आपने जो भी कहा मुझे वो सब समझ आ गया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप सोना जी के रूम में इतनी रात को क्या करने गए थे। अरमान ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा था, जिस पर आदित्य ने उसे घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखा। वहीं सिद्धार्थ अपना मुंह दबाकर हंस पड़ा। तभी डॉक्टर बाहर आते हुए बोले। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ को ठंड की वजह से फीवर आ गया है। मैंने मेडिसिन लिख दी। आप उन्हें मंगा लीजिए। वो कल तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन रात भर उनका ख्याल रखना होगा। वाइफ? ये शब्द सुनकर अरमान और सिद्धार्थ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आदित्य की ओर, जो पहले से दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि सोना के लिए वाइफ शब्द सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन अरमान अभी भी मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। हाँ, डॉक्टर की बात का आदित्य ने बस यही जवाब दिया। आदित्य ने अरमान से डॉक्टर को छोड़कर आने और मेडिसिन लेकर आने के लिए कहा, तो वह डॉक्टर के साथ ही बाहर आने के लिए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सिद्धार्थ ने उससे जैसे ही सवाल करना चाहा, वैसे ही आदित्य उसे बीच में टोकते हुए बोला। अंदर चलें? दोनों अंदर आए। आदित्य सोना के पास आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो बुखार से अभी भी तप रही थी। वो तड़फ रहा था उसे ऐसे देखकर। उससे भी ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि वो उसका ख्याल रखने के लिए रात भर रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को घर में पता चला तो वो लोग सोना के बारे में क्या सोचेंगे। उसे इस बात की परवाह थी। हालांकि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ सोना को फर्क पड़ता था इस बात से कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो एक लड़की थी। सिद्धार्थ उसको अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वो आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मैं आकृति को बोल दूंगा, वो रुक जाएगी सोना के पास। और तू टेंशन मत ले, वो ठीक है। और कल तक और भी ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। आदित्य का हाँ जवाब सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला। हाँ बस इतना ही, या फिर उसके आगे भी कुछ है बोलने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है तेरे पास और भी बहुत कुछ है बोलने को। वो डॉक्टर ने वाइफ इसलिए बोला था क्योंकि मैंने उसे बोला था कि मेरी वाइफ को फीवर है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि कोई गलत सोचे सोना के बारे में, बस इसलिए। अब तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया हो तो प्लीज आकृति को बोल देना यहाँ आने के लिए। आदित्य बोला। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर उसे दिलासा दी। आदि, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अपने प्यार को ऐसे तकलीफ में देखना कितना मुश्किल है। जान निकलती है। ऐसा लगता है बस कुछ भी करके वो ठीक हो जाए। और कम से कम जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हम उसके पास रहें। मैं जब लंदन में था तो जब भी सना बोलते बोलते वो रुक गया,
क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वहीं आदित्य उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके अचानक ऐसे चुप होने से वो तुरंत बोला, आगे क्या सना? सना के आगे क्या बात? बात तो पूरी कर। कौन है ये लड़की? गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, तू ज़्यादा दिमाग मत चला। यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। और तू मेरी चिंता करने से पहले अपनी वाली की सोच। अपनी वाली की तो मैं सोच ही लूंगा, लेकिन उससे मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या तेरी ये सनाया शेरगिल है? क्या? क्या बकवास है? ये कौन सनाया शेरगिल? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। पहली बार मिला था उसको मीटिंग वाले दिन। और वैसे भी उसके जैसी पागल और बददिमाग लड़की मेरी कभी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। कितना फालतू बोलती है वो। ऐसा लगता है जैसे उसको डबल बैटरी लगती होगी। नॉन स्टॉप कुछ भी बोलती है। जब से आई है मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ऊपर से मेरे साथ मेरा केबिन भी शेयर करती है। मैं जानता हूँ वो ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे परेशान कर सके। तू खुद सोच, वो लंदन में सबसे अमीर लोगों में से एक जसप्रीत शेरगिल की बेटी है। तो क्या यहाँ इंडिया में वो एक ऑफिस लेना अफोर्ड नहीं कर सकती? सिद्धार्थ ने पहले थोड़ा अटक अटक कर शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही उसने सनाया के बारे में बोलना शुरू किया तो एक सांस इतनी सारी बातें कह गया और आखिर में एक गहरी सांस ली। आदित्य ने उसको एक आईब्रो ऊपर उठाकर थोड़ा हैरानी वाला लुक दिया। तू तो कह रहा था कि तू उसे जानता ही नहीं है, लेकिन तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे तूने सनाया शेरगिल टॉपिक पर पीएचडी कर रखी है। क्या चल रहा है तेरे और उस सनाया के बीच? क्योंकि ये झूठी कहानियां सुनाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाना बचपन से जानता हूँ तुझे। इसलिए अपनी कहानी अपने पास ही रख, समझा? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब बात करने का मन हो तब बताना, लेकिन सिर्फ सच, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके? दोनों बात कर रहे थे, तभी आदित्य के फ़ोन की घंटी बजी। उसने तुरंत सोना की ओर देखा, लेकिन वो अभी भी गहरी नींद में थी। उसकी नींद में कोई खलल ना पड़े, इसलिए आदित्य ने साइड में जाकर फ़ोन पिक किया। सर, मैंने सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी हैं, आप चेक कर लीजिए, उधर वाले व्यक्ति ने कहा। आप श्योर हैं इन डिटेल्स के बारे में? क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता इस बार। और हाँ, क्या फोटोग्राफ्स भी हैं उस लड़की के? यस सर, सब कुछ है। और हमने 100% श्योर होने के बाद ही आपको कुछ बताया है, इसलिए प्लीज़ आप भरोसा रखिए हम पर। ओके फाइन। इतना कहकर आदित्य ने फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही अरमान आया, वैसे ही आदित्य उसके हाथ से मेडिसिन लेते हुए बोला, ठीक है अरमान, तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई। ठीक है भाई, मैं अक्कू को भेज देता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं कॉल करके उसे बुला लूँगा, तुम जाकर आराम करो। अरमान वहाँ से चला गया। उसकी थोड़ी देर बाद आदित्य सिद्धार्थ से बोला, ठीक है, अब तू भी अपने रूम में जा, मैं यहाँ देख लूँगा। और जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना। कहकर वह सोना के बेड पर जाकर साइड से आधा लेट गया। तू वहाँ जाकर क्यों लेट गया भाई? तू आकृति को फ़ोन करना पहले। एक सेकंड, मतलब तू यहीं रुक रहा है और तूने अरमान से झूठ बोला? अरे, किसी ने तुझे यहाँ देख लिया तो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और तू ये मोहल्ले की आंटियों जैसी हरकतें करना बंद कर और जा यहाँ से। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा दोस्त भगवान दुश्मन को भी ना दे। सिद्धार्थ ताली बजाकर बोला, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो तुरंत वहां से भाग गया। उसके जाते ही आदित्य ने सोना के माथे पर अपना हाथ रखकर देखा। उसका फीवर पहले से काफी कम रहा, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो सोना के थोड़ा और नजदीक आकर लेट गया। कुछ देर तक यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम लिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, जान, आज तो जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्यों करती हो ये सब यार? कब समझोगी कि तुम्हें दर्द में मैं नहीं देख सकता? खुद से बातें करते करते नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। सुबह के 4 बजे आदित्य की आंख खुली। उसने सोना को देखा। वो किसी बच्चे की तरह उसे कसकर पकड़े हुए थी। उसे इस तरह देख आदित्य के चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ गई। उसने अपनी घड़ी में समय देखा। 4 बज रहे थे, मतलब सुबह होने ही वाली है। यही सोचकर कि वो कुछ ज्यादा ही देर सो गया, उसने सबसे पहले सोना का फीवर चेक किया, जो कि अब नहीं था।
जिससे आदित्य अब रिलैक्स हुआ और सोना को खुद से अलग करके उसे अच्छे से कंबल उड़ा दिया और खुद उठकर वहां से चला गया, क्योंकि अगर कोई वहां आ जाता तो ये लड़की जो अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत समेटे सो रही थी उसे कच्चा ही चबा जाती। अपने रूम में आकर उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और कुछ देर काम करने के बाद तैयार होकर नीचे आ गया, जहाँ सभी लोग पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आदित्य भी जल्दी से आकर सिद्धार्थ के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे एक मीटिंग के लिए जल्दी ऑफिस जाना था। इसलिए उसका पूरा फोकस सिर्फ ब्रेकफास्ट पर था। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने हैरानी से अपना सिर हिलाया, मानो कहना चाह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने आदित्य के कान में धीरे से पूछा, ताकि कोई सुन ना ले, सोना की तबीयत अब कैसी है? अभी वो ठीक है। हाँ, सी इज फाइन नाउ, आदित्य बोला। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी आदित्य की ओर देख रहा था, क्योंकि जो भी उसने कहा सिद्धार्थ को उसके अलावा भी कुछ जानना था। पर आदित्य तो आदित्य था, वो एक लाइन से ज्यादा बोल दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बेचारा सिद्धार्थ बस मन महसूस कर रह गया। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए उठा, उसे याद आया कि वो अपना ऑफिस बैग अपने रूम में ही भूल गया। उसे ऑफिस के लिए पहले से ही लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम लेते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर कॉरिडोर में आया, वो किसी से टकरा गया। लेकिन सामने वाला गिरता उससे पहले ही उसने उसे मजबूती से थाम लिया। यह और कोई नहीं, हमारी प्यारी, उससे भी ज्यादा आदित्य की प्यारी सोना थी। सोना इस वक्त आदित्य की बाहों में थी। उसे देखकर आदित्य की सांसें थम गईं। उसकी काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें, उसके लंबे बाल जो हवा के कारण हल्के हल्के उड़ रहे थे, और उसके खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सुर्ख गुलाबी होंठ, आदित्य की नजरों को तो जैसे इसके अलावा कुछ और देखने की चाहत ही ना बची हो। वो बस एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें सोना के होठों पर टिकी थी, जो डर और बेचैनी से कांप रहे थे, जिन्हें देखकर आदित्य धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि उसके होंठ अपनी मनमानी चीज का स्पर्श कर पाते, उससे पहले ही सोना उसे धक्का देते हुए सीधे खड़ी हो गई। ये धक्का आदित्य को अपने होश में लाने के लिए काफी था। उसने सोना की ओर देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसका यह रूप देखकर आदित्य तुरंत नजरें इधर उधर फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी। वो पता नहीं कैसे हो गया। सॉरी सॉरी, कितना आसान है ना सॉरी बोलना, जैसे सामने वाले की तो कोई फीलिंग है ही नहीं। सोना इतना बोलकर निकलने को हुई, वैसे ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास ही पिलर से सटा दिया और उसके दोनों ओर हाथ रखकर खड़ा हो गया, जिससे वो हिल भी ना सके। आदित्य उसके नजदीक जाकर उसके कान में धीरे से बोला, सामने वाला जब तक अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा उसके दिल में क्या है। उसकी सांसें सोना के कान और गर्दन पर सैरन पैदा कर रही थी, और यही करीबी उसे पिघलने पर मजबूर करने लगी। आदित्य के एहसास उसके रूह में घुलने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, अपने एहसासों की साझेदारी उनसे की जाती है जो उसे जिंदगी भर संभाल सके, ना कि उसके साथ जो भावनाओं की सौदेबाजी करे। सोना की बातों से आदित्य को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आवाज में एक खालीपन था। उसने अपने एक हाथ को पिलर से हटाया और सोना की चिन को सॉफ्टली पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, क्या हुआ, नाराज हो? सोना ने तुरंत उसके हाथ को झटक दिया और बोली, हम क्यों नाराज होने लगे आपसे? नाराजगी अपनों से दिखाई जाती है, गैरों को नहीं। सोना की बात सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उससे अपने लिए गैर शब्द सुनना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। आदित्य ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से सटा लिया। दूसरे हाथ से उसके सिर को पीछे से पकड़ा और अपने करीब लाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस प्यार भरे स्पर्श से दोनों की आंखें ही सुकून से बंद हो गईं। वो थोड़ा नीचे बढ़ा और सोना की बंद आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रख दिए। अब सोना की पकड़ भी उसकी शर्ट पर कस गई। आदित्य ने उसके कांपते होंठों को देखा। अब खुद को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। उसने तुरंत उसके कांपते अधरों को अपनी गिरफ्त में लिया। इस बार सोना ने कोई विरोध नहीं किया। दोनों ही इस वक्त के सुकून भरे ऐसे एहसास के बंधन में बंधे कि दोनों में से किसी को भी इस बंधन से आजाद होने की सुध-बुध ही नहीं रही। न जाने कितनी ही देर ये अधरों का यूं ही सफर जारी रहा,
दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। दोनों ही एक दूसरे में डूबे थे, खासकर आदित्य। उसके लिए सोना की करीबी ऐसी थी जहाँ वो खुद को ही भूल जाता, या फिर यूं कहें कि सोना के एहसासों में वो खुद को याद करना ही नहीं चाहता था। सोना का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नज़ारा किसी रील की तरह घूम गया, जहाँ विनय जी के पूछने पर आदित्य ने जवाब दिया था कि वो किसी लड़की से प्यार नहीं करता। यह सब याद आते ही सोना ने तुरंत उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया, जिससे वो कुछ कदम पीछे हो गया, क्योंकि इस वक्त वो इस तरह के किसी एक्शन के लिए तैयार नहीं था। सोना की इस हरकत पर उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस गईं। सोना चिल्लाकर बोली, हमसे दूर रहिए। अगली बार हमारे जरा भी पास आने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गया, ताकि उन दोनों की आवाज कोई और ना सुन सके। इस बीच सोना ने अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। आदित्य उसे खींचते हुए अपने रूम में लाया और झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो गिरते गिरते बची। वो उसे गुस्से से भरी लाल आंखों से देख रहा था, जिससे सोना सहम गई, क्योंकि उसने इससे पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा, क्योंकि वो अब तक उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश था। आदित्य ने कमरे का गेट लॉक किया और सोना को फिर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। वो इस वक्त उसे डरी सहमी नजरों से एकटक देखे जा रही थी। आदित्य की आंखों में अभी भी गुस्सा था। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कौन हूं मैं? कैसा आदमी हूं तुम्हारी नजरों में मैं? तुम्हें क्या लगता है कि कोई प्ले बॉय हूं मैं, जो हर लड़की लड़की के करीब चला जाता है, या फिर उसके होंठों पर अपनी उंगली फिराते हुए हर लड़की को किस करता हूँ, जैसे तुम्हें किया? क्या इमेज है मेरी तुम्हारी नजरों में? एक वोमेनाइजर की? हाँ बोलो ना, सच कह रहा हूं ना मैं? मुझे जवाब चाहिए, अभी इसी वक्त, क्योंकि थक चुका हूं मैं तुम्हारे इस मूड स्विंग से। जब तुम्हारा मन होता है करीब आ जाती हो, जब तुम्हारा मन होता है बीच में झटक देती हो, जब मन होता है अच्छे से बात करती हो, जब मन नहीं होता है तो मेरी तरफ देखना भी तुम्हें गवारा नहीं। और क्या कहा तुमने कि अगली बार तुम्हारे पास आया तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? क्या मैं ही सिर्फ पास आता हूँ तुम्हारे? तुम्हारा मन नहीं होता मेरे पास आने का? क्या जबरदस्ती किया है मैंने तुम्हारे साथ? बोलो। आदित्य गुस्से में बोला। उसकी बातें सुनकर सोना नजरें फेरते हुए बोली, जाने दीजिए, हमें आपको कोई जवाब नहीं देना है। आपको जो समझना है समझिए, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। उसकी बातें आदित्य का गुस्सा और बढ़ा गई। वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ मैं, प्लीज मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। सोना की चिन को सॉफ्टली पकड़कर अपने सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हुआ है बताओ मुझे? कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ ना। सोना ने उसका हाथ अपने चेहरे से आराम से हटा दिया। आपकी कोई गलती नहीं है। गलती आपसे नहीं हमसे हुई है, और अगर अपनी गलतियों के लिए हम आपको दोषी ठहराएंगे, उससे हमारी गलती कम नहीं हो जाएगी। सोना प्लीज, ये सब गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। जो भी कहना है साफ साफ कहो। आदित्य बोला, अगर साफ साफ सुनना चाहते हैं ना, तो साफ साफ ही सुनिए मिस्टर अवस्थी। आपका करीब आना हमें पसंद नहीं है। आपकी छुअन अनकंफर्टेबल करती है हमें। माना आपने हम पर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन उसके बदले हम खुद को नहीं सौंप सकते। सोना की आखिरी लाइन आदित्य का दिल हजार टुकड़ों में तोड़ गई। उसकी आंखों में नमी ने जगह बना ली। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और सीधे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आदित्य का केबिन। आदित्य अपने लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और ही था। बार बार उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, सोना का ये कहना कि आपका करीब आना हमें पसंद नहीं है। आपकी छुअन अनकंफर्टेबल करती है हमें। सोचते हुए अपने सिर को पीछे चेयर के हेड से टिका दिया। इस वक्त वो खुद को काम में बिजी रखना चाहता था, ताकि उसके दिमाग से ये सब बातें निकल जाएं। तभी उसे याद आया कि कल उसे फोन आया था, जहां उस आदमी ने कुछ डिटेल्स और फोटोग्राफ सेंड किए थे। उसने तुरंत अपना ईमेल खोला। कुछ डिटेल्स थे, जैसे नाम, पता, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स जो अब तक खुले नहीं थे। उसने डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे फोटोज ओपन करके देखने लगा। पता नहीं क्यों एक अलग सी बेताबी हो रही थी उसे उन पिक्चर्स को देखने के लिए। सीधे उन फोटोग्राफ्स पर क्लिक किया
जो अभी तक खुले भी नहीं थे। सबसे पहले एक फोटो था जिसमें एक 5 साल की क्यूट सी लड़की पिंक कलर का प्रिंसेस फ्रॉक पहने हुई थी। उसे देखते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उस फोटो को देखते ही वो कुछ पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल होगी और एक 5 साल की लड़की जो उस फोटो में थी। दोनों गार्डन में थे। लड़की भाग रही थी और वो लड़का पीछे भागते हुए जोर जोर से बोल रहा था, भागो मत, रुक जाओ डॉल, तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर तुम्हें दर्द होगा। मुझे चोट नहीं लगेगी और मुझे दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो मेरे पापा की स्ट्रांग डॉल हूं ना। और बहाने बना रहे हो, क्योंकि आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, लड़की भागते हुए बोली। तभी उसे लड़का पीछे से पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़कर बेंच पर बिठाते हुए बड़ी ही मासूमियत के साथ बोलता है, मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया स्ट्रांग गर्ल। जिस पर वो लड़की मुंह फुलाकर अपने हाथ बांधकर बैठ गई और मासूमियत से बोली, मेरे पापा ने मुझे झूठ बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपने मुझे हरा दिया, इसका मतलब मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। और इतना कहकर रोने लगी। उस लड़के ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछे। पता है पापा कभी झूठ नहीं बोलते, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा तुम पहले रोना बंद करो, फिर हम एक गेम खेलेंगे, और अगर तुम जीत गई तो प्रूफ हो जाएगा कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और आंसू जैसे पल में गायब हो गए। उस लड़के ने राइट हैंड से लड़की का राइट हैंड पकड़ा, पंजा लड़ाने वाली स्टाइल में, और खुद से पंजा अपना गिरा दिया, जिससे लड़की ताली बजाकर हंसने लगी। मैंने आदि को हरा दिया मैंने आदि को। मैंने कहा था ना डॉल तुम सबसे स्ट्रांग हो, लड़का बोला। जिस पर लड़की उछलते हुए बोली, आदि और पापा बिल्कुल एक जैसा बोलते हैं, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। फ्लैशबैक एंड। एक प्यारी मासूमियत भरी हंसी आदित्य के कानों में गूंज गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज से वो वर्तमान में लौट आया। कम इन। तभी सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों में काफी के मग लेकर आ गया। तू कहाँ खोया है भाई, कब से डोर नॉक कर रहा हूँ। ओहो, खोया है मेरा शेर, वो मस्करी करते हुए बोला। तो तुरंत आदित्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा। सिद्धार्थ ने एक मग आदित्य की तरफ बढ़ा दिया, जिसे आदित्य ने ले भी लिया, और सिद्धार्थ वहीं सामने वाली चेयर पर बैठ गया और सामने आदित्य को देखते हुए काफी पीने लगा। उसके ऐसे देखने पर आदित्य फिर एक बार झुंझलाते हुए बोला, क्या पागलों की तरह घूरे जा रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड हूँ क्या मैं, जो मेरी आंखों में डूबने की चाहत हो रही है तुझे। ब्रो प्लीज तू ना अब गुस्सा होना छोड़ दे, क्योंकि तेरे गुस्से में अब वो बात नहीं रही। पहले गुस्से में तू खतरनाक लगता था, लेकिन अब क्यूट लगता है। मुंह। और एक फ्लाइंग किस देते हुए सिद्धार्थ ने कहा। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ एक बार फिर से बोला, और हाँ मुझे याद आया, तू सुबह मुझे छोड़कर कैसे आ गया। मैंने तुझे बोला था कि मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। जिस पर आदित्य ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप कॉफी पीने लगा। सिद्धार्थ ने कुछ पल उसके जवाब का वेट किया और उसके बाद बोला, सोना से लड़ाई हो गई क्या। जिस पर आदित्य एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल सिप लेते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझा। ओ भाई, कोई दिमाग नहीं लगाया है मैंने, तेरी शक्ल देखकर कोई अनजान भी बता दे कि किसी और की बेरुखी इस चेहरे पर छाई है। और मैं तो तेरा दोस्त हूँ, बचपन से जानता हूँ। मैंने वो भी सुना है जो तूने कभी कहा भी नहीं है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मत बता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, जो प्यार करते हैं उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। शायद दो लोग एक दूसरे से अलग सोचते हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ होते हैं। यही है अटूट बंधन और यही है प्यार। सिद्धार्थ की बात सुनकर आदित्य धीरे से बोला, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। सिद्धार्थ ने उसे हैरानी से देखा, जैसा किसी बेवकूफ को देख रहा हो। प्यार नहीं करता उससे, वाह। और ये बात तू किसे बता रहा है, मुझे या खुद को। खैर ठीक है, चल मान लिया तू उससे प्यार नहीं करता, तो क्या है तुम दोनों के बीच, कुछ है। या फिर तू इस बात से भी इनकार करेगा कि कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं पता ये क्या है, शायद मैं उसे पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। आदित्य इधर उधर नजरें फेरते हुए बोला। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, जैसे कहना चाह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि आज वो अपने इस नासमझ दोस्त, जो अपने प्यार को पसंद का नाम दे रहा है, उसको रास्ते पर लाकर ही रहेगा।
वैसे तुझे उसके अलावा भी कोई लड़की पसंद है या फिर सिर्फ वही? मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, आदित्य ने कहा। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और आदित्य की चेयर के पास जाकर पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया, जिससे आदित्य हड़बड़ाकर उठने ही वाला था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे वहीं एक हाथ से कंधे को नीचे की ओर पुश करके वापस वहीं बिठा दिया। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है सेठ? सुबह सुबह लगा ली है ना तूने? ओके, तू रिलैक्स कर और जो मैं तुझे पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। जितनी जल्दी तू मेरे सवालों का जवाब देगा उतनी जल्दी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। आदित्य के पास अब सिद्धार्थ की इन बचकानी हरकतों से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने सवाल पूछना शुरू किया। जब वो पहली बार तेरे सामने आई थी तब तुझे कैसा लगा था? आदित्य, जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो बेहोश थी। उसे कई जगह चोट आई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर चमक थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। वो किसी बच्चे की तरह मासूम थी और उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी धड़कनें इतनी तेज भी दौड़ सकती हैं। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट काबिज हो गई थी और ये बात सिद्धार्थ को बखूबी पता थी। सिद्धार्थ, उसके बारे में सबसे अच्छी बात तुझे क्या लगती है? आदित्य, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है और जब कुछ पूछने पर वो अपने दुपट्टे को गोल गोल घुमाती है। गोभी के पराठे उससे अच्छे कोई नहीं बना सकता। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, और तुझे पता है उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी मासूमियत को कहीं छुपा लूं, जहां उसे कोई ना देख सके, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है। आदित्य की किस वाली बात सुनकर सिद्धार्थ खुद से ही बोला। कुछ ज्यादा ही गहराइयों में चला गया है ये। कहीं ये मुझे कुछ ऐसा ना बता दे जिसे मैं सुन ही ना पाऊं। कितना शरीफ था मेरा दोस्त, एक लड़की ने कैसा छिचोरा बना दिया इसे। आगे की कहानी।